नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानकारी आपको ये दे दें कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने की कवायद है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अहम फैसले ले रही है। राज्य सरकार को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने के लिए संकल्पित है। देखिए, सीएम ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी दी है। प्रस्ताव की अगर यहाँ पे बात की जाए तो प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट की 3 सोलर पार्क और राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। फलौदी में 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा देखिए, एनटीपीएस रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटित की मंजूरी यहां पर मिली है। और वहीं बीकानेर में 1000 मेगावाट की 2 और 450 मेगावाट का 1 सोलर पार्क यहां पे स्थापित होगा। देखिए, पहले सोलर पार्क के लिए पुगल के सुरासर गांव में 1881 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। इसके अलावा 1000 मेगावाट की दूसरे सोलर पार्क की अगर बात की जाए तो इसके लिए 2000 हेक्टेयर भूमि आवंटित यहां पर होगी। इसके अलावा जानकारी आपको ये भी दे दें कि 1194 हेक्टेयर भूमि सुरासर और 807 हेक्टेयर भूमि ग्राम भाणवता वाला में स्थित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कहां पर कितनी भूमि जो है आवंटित होगी वो भी हम आपको लगातार बता रही हैं। तो देखिए, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। फलौदी की बात करें तो 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा एनटीपीएस रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटित को लेकर मंजूरी मिली है। बीकानेर में 1000 मेगावाट की 2 और 450 मेगावाट का 1 सोलर पार्क स्थापित होगा। पहले सोलर पार्क के लिए पुगल के सुरासर गांव में 1881 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। दूसरे की बात करें तो 2000 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है। इसके अलावा 1194 हेक्टेयर भूमि सुरासर और 807 हेक्टेयर भूमि ग्राम भणावता वाला में स्थित है। देखिए, एनटीए में अव्यवस्थाओं को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना एनटीए में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था का विषय सामने आया। कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनको ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा, 2 जगह पर कुछ गड़बड़ियां भी यहाँ पे सामने आई। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। तो देखिए, हम सारे विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और अब आपको जानकारी दे दें कि डीप फेक के खिलाफ डिजिटल इंडिया बिल लाएगी मोदी सरकार। एआई से जनरेट किए गए डीप फेक वीडियो और कंटेंट पे लगाम कसेगी सरकार। देखिए, विधेयक में एआई टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर यहाँ पे चर्चा होगी। सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी यहाँ पे कोशिश करेगी। 26 जून से शुरू हो रहा है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र और पहले नए सांसदों का शपथ ग्रहण, फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण और फिर पेश होगा बजट। सूत्रों के अनुसार बजट के अलावा इसी सत्र में पेश हो सकता है डिजिटल इंडिया बिल और बिल में सोशल मीडिया पे जारी होने वाले वीडियो को रेगुलेट करने का हो सकता है प्रावधान। पीएम मोदी ने 28 मार्च को बिल गेट्स को दिए इंटरव्यू में बताए थे डीप फेक वीडियो के खतरे। उन्होंने उस दौरान क्या कुछ कहा था वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा था कि एआई अच्छी चीज है, सही ट्रेनिंग के बिना किसी को दिया जाता है तो उसके दुरुपयोग की भी संभावना यहाँ पर बनी रहती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी डीप फेक का इस्तेमाल कर सकता है। एआई जनरेटेड कंटेंट पे वाटरमार्क होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये एआई के द्वारा बनाया गया है, इससे कोई भी गुमराह न हो। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, इसके अलावा देखिए सचिन तेंदुलकर सहित कई नेताओं की भी डीप फेक वीडियो आ चुके हैं। तो यानी कि इसको लेकर चिंता पहले भी जताई गई थी और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर इसको लेकर अब जो भारत सरकार है वो सजग होती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि 26 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। पहले नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और फिर बजट पेश होगा। सूत्रों के अनुसार जानकारी ये भी मिल रही है कि बजट के अलावा इसी सत्र में पेश हो सकता है डिजिटल इंडिया बिल और बिल में सोशल मीडिया पे जारी होने वाले वीडियो को रेगुलेट करने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर हो सकता है। पीएम मोदी ने 28 मार्च को बिल गेट्स को एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें भी उन्होंने डीप फेक वीडियो के खतरे के बारे में कहा था कि किस तरह से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर इन वीडियोस को अपलोड किया जाता है और कैसे डीप फेक वीडियो बनाए जाते हैं। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संदेश पर राम माधव की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोहन भागवत ने भी
भाषण में अहंकार छोड़ने की अपील की थी। राम माधव ने कहा, किसी एक नेता के बारे में नहीं था ये संदेश। संघ प्रमुख ने सभी कार्यकर्ताओं से की अहंकार छोड़ने की अपील। भागवत ने की थी निचले स्तर के चुनावी भाषणों की भी आलोचना। राम माधव ने कहा, दोनों पक्ष की तरफ से दिए गए घटिया भाषण। आरएसएस सीधे तौर पे चुनाव प्रक्रिया में किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। लगातार लोक जागरण के काम में जुटा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो कुल मिलाकर जानकारी आपको यहाँ पर दे दें कि कैसे इसकी आलोचना की गई थी और आलोचना के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया अब यहाँ पे सामने आ रही है, वो जरा जान लीजिए। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संदेश पर राम माधव की प्रतिक्रिया सामने आई है। मोहन भागवत ने की थी भाषण में अहंकार छोड़ने की अपील। राम माधव ने कहा है, किसी एक नेता के बारे में नहीं था ये संदेश। संघ प्रमुख ने सभी कार्यकर्ताओं से अहंकार छोड़ने की अपील की थी। भागवत ने की थी निचले स्तर के चुनावी भाषणों की आलोचना। देखिए, राम माधव ने कहा, दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए घटिया भाषण। आरएसएस सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया में किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है और लगातार लोक जागरण के काम में जुटा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राजस्थान से विशालकाय धनुष और गदा पहुंची अयोध्या। आपको बता दें कि पंच धातु से निर्मित 1.5 टन वजनी है हनुमान गदा। देखिए, विशालकाय धनुष का वजन भी बताया जा रहा है करीब 1 टन। 2 राम रथों के माध्यम से धनुष और गदा आज अयोध्या धाम पहुंची है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सिरोही के शिवगंज से आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौड़ की देखरेख में इसको रवाना किया गया था। रथों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री राजोराम ने रवाना किया था। देखिए, श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने धनुष गदा राम मंदिर के लिए स्वीकार की है। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो गदा है और धनुष है वो राम मंदिर के लिए जा चुका है, अयोध्या के लिए जा चुका है। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि अगर इसके वजन की बात करें तो 1.5 टन वजनी इसका वजन है। विशालकाय धनुष का वजन भी बताया जा रहा है करीब 1 टन के करीब और 2 राम रथों के माध्यम से इस धनुष और गदा को आज अयोध्या धाम पहुंचाया गया है। सिरोही के शिवगंज से आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौड़ की देखरेख में इसको रवाना किया गया था। और देखिए, रथों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री राजोराम ने रवाना किया था। इसके अलावा श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने धनुष गदा राम मंदिर के लिए स्वीकार की है। प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स में रहेगा मॉनसून ब्रेक। ऐसे में 20 जून से 30 जून तक रणथंभौर में पर्यटकों की रहेगी भरमार। देखिए, 1 जुलाई से बंद हो जाएंगे प्रदेश के रणथंभौर सरिस्का टाइगर पार्क। सरिस्का रणथंभौर में बंद हो जाएगी पर्यटन गतिविधियां। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक दोनों टाइगर पार्क यहां पे बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान रणथंभौर सरिस्का का बफर खुला रहेगा। रणथंभौर बफर के जोन 6 से 10 में जारी रहेगी पर्यटन की गतिविधियां। सरिस्का में टहला और सदर रूट और बफर रूट रहेगा खुला। इसके अलावा रामगढ़ विश्वधारी का भी एकमात्र बफर रूट खुला रहेगा। 3 महीने मानसून के दौरान ये जो टाइगर पार्क है वो बंद रहती है। टाइगर रिजर्व के बंद होने के बाद ज्वालाना आमागढ़ में जो पर्यटकों की आवक है वो बंद होगी, क्योंकि जो 2 यहाँ के पार्क है यहाँ पे तो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे पर्यटन है वो वहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको एक बार फिर से जानकारी यहाँ पे दे देते हैं कि जो 1 जुलाई है वहां से बंद हो जाएंगे प्रदेश के रणथंभौर सरिस्का टाइगर पार्क। सरिस्का रणथंभौर में बंद हो जाएगी पर्यटन की गतिविधियां और 1 जुलाई से 30 सितंबर तक दोनों टाइगर पार्क बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान रणथंभौर सरिस्का का जो बफर है वो खुला रहेगा। रणथंभौर बफर के जोन 6 से 10 में जारी रहेगी पर्यटन की गतिविधियां। सरिस्का में टहला और सदर रूट और बफर रूट खुला रहेगा। इसके अलावा रामगढ़ विश्वधारी का भी एकमात्र बफर रूट खुला रहेगा। देखिए, 3 महीने मानसून के दौरान ये टाइगर पार्क बंद रहते हैं। टाइगर रिजर्व के बंद होने के बाद ज्वालाना आमगढ़ में पर्यटकों की अच्छी खासी आवक देखने को मिलेगी। और चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी की। देखिए, एनसीईआरटी की 12वीं की किताब से हटा बाबरी मस्जिद का जिक्र। आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस की नई रिवाइज किताब सामने आ चुकी है, मार्केट में किताब आ चुकी है। और अगर इस किताब की बात करें तो देखिए, किताब में सबसे बड़ा बदलाव अयोध्या विवाद के टॉपिक को लेकर हुआ। जो अयोध्या विवाद का टॉपिक था उसको लेकर यहाँ पे बड़ा बदलाव नजर आता है, जहाँ किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया गया। मस्जिद का नाम लिखने की जगह उसे 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है। अयोध्या विवाद के टॉपिक को 4 की जगह 2 पेज में अब सीमित कर दिया गया है। अयोध्या विवाद की जानकारी बताने वाले पुराने वर्जन भी यहाँ पे हटा दिए गए हैं। इसमें गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा, बीजेपी शासित राज्यों में
राष्ट्रपति शासन, बीजेपी का अयोध्या में होने वाली घटनाओं पर खेद जताने का जिक्र और नई किताब में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का भी जिक्र और पुरानी किताब में विध्वंस को बताने वाली अखबारों की कटिंग जो है वो गायब है। पहले अगर इन किताबों की बात करें तो 4 पन्ने जो है सिर्फ इसी मसले के ऊपर थी, लेकिन अब इन पन्नों को भी घटा दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पे 2 पेज कर दिए गए हैं। देखिए, अयोध्या विवाद की जानकारी बताने वाले जो पुराने वर्जन से उनको यहाँ पे हटा दिया गया है। चाहे इसमें गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा की बात हो, उसको भी यहाँ पे हटाया गया है। कार सेवकों की जो भूमिका रही थी उसको भी यहाँ पे हटाया गया है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन, बीजेपी का अयोध्या में होने वाली घटनाओं पर खेद जताने का जिक्र और नई किताब में देखिए सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का भी जिक्र नहीं है। पुरानी किताब में विध्वंस को बताने वाले अखबारों की जो कटिंग थी वो भी फिलहाल इस नई किताब के अंदर नहीं है। असलपुर में अवैध खनन पर खान विभाग सख्त है। असलपुर के मौजी स्टेशन क्रैशर और इमरान खान से जुड़े 2 गंभीर मामले हैं। देखिए, खनन पट्टा 307 1994 और 75 1996 में दोबारा मौका निरीक्षण। आपको जानकारी दे दें कि एसएबी एनएस शक्तावत ने दोबारा मौका के निर्देश यहाँ पे दी थी और निरीक्षण के यहाँ पे निर्देश दे दिए गए थे। जल्द जारी की जा सकती है 12 करोड़ से अधिक की नोटिस पर डिमांड। कुल 1,27024.60 मीट्रिक टन खनिज चीजा पत्थर का यहाँ पे फर्जी दिखाया गया था। इसके अलावा उत्पादन और निर्गमन दूसरे पट्टे में देखिए 1,53736.74 मीट्रिक टन खनिज चीजा पत्थर का यहाँ पे दिखाया गया था। फर्जी उत्पादन और निर्गमन, जिस खनन पट्टे के रवन्ने ने वहां उत्पादन किया ही नहीं, दूसरी जगह के उत्पादन के यहाँ पे रवन्ने काटे गए। ऐसे में खनन पट्टाधारी पर जो आरोप है वो यहाँ पे लगाए गए थे और पट्टाधारी पर लगाया कम से कम 5.59 करोड़ रुपए का जुर्माना। जबकि दूसरे की अगर बात की जाए यहाँ पे तो दूसरे पर 6.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस दौरान अवैध खनन छुपाने के लिए दोनों पट्टाधारक दिन रात जेसीबी से मिट्टी की भराई यहाँ पर कर रहे थे, ताकि जो आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं, जो अवैध खनन के आरोप यहाँ पे लगे, उनको किस तरह से छुपाया जा सकता है, उसको लेकर पट्टाधारकों के द्वारा दिन रात जेसीबी से यहाँ पे मिट्टी की भराई की जा रही थी। पूर्व खनिज अभियंता श्री कृष्ण शर्मा के दौर में जारी हुए थे दोनों पट्टाधारकों को सर्वाधिक रवन्ने। शर्मा ने अवैध खनन के नोटिस तो दिए, लेकिन डिमांड नहीं की थी जारी। ऐसे में शर्मा के खिलाफ भी शुरू की जा सकती है विभाग द्वारा जांच, यानी कि अब शर्मा पे भी जांच की गाज यहाँ पे गिर सकती है। और देखिए, अगर जुर्माने की बात करें, क्योंकि दोनों पर जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है, खनन पट्टाधारी पर लगाया है 5.59 करोड़ रुपए का जुर्माना, जबकि दूसरे की अगर बात करें तो 6.76 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है। हालांकि इस दौरान अवैध खनन छुपाने के लिए दोनों पट्टाधारकों ने दिन रात जेसीबी से मिट्टी की भराई यहाँ पर की थी और पूर्व खनिज अभियंता श्री कृष्ण शर्मा के दौर में जारी हुई थी दोनों पट्टाधारकों को सर्वाधिक रवन्ने। शर्मा ने अवैध खनन के नोटिस तो दिए, लेकिन डिमांड यहाँ पे जारी नहीं की थी। ऐसे में शर्मा के खिलाफ भी जो जांच है वो विभाग शुरू कर सकता है। पहली बार राज्यसभा सदस्य बनी असम की पवित्रा मार्गरेटा बनी मंत्री। देखिए, आपको जानकारी दे दें कि पवित्रा मार्गरेटा को मंत्री बनाने के पीछे एक मुख्य वजह बताई जा रही है। वो वजह भी हम आपको बताते हैं। असम की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा कि असम में गौरव गोगोई के प्रभाव को भारतीय जनता पार्टी कम करना चाहती है। जो प्रभाव उनका वहां पर है उसको यहाँ पे कम करना चाहती है बीजेपी। और गौरव गोगोई और पवित्रा मार्गरेटा दोनों अहोम समुदाय से आते हैं। दोनों का जो समुदाय है वो एक ही है। असम की राजनीति में अहोम समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि जब आप असम की राजनीति की बात करती हैं तो इस समुदाय को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये समुदाय वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में अहोम समुदाय की मदद से जोराहट से चुनाव जीते गोगोई अब मार्गरेटा को भाजपा के अहोम चेहरे के रूप में पेश करना चाह रही है भाजपा। देखिए, पूर्व सांस्कृतिक कार्यकर्ता और अच्छी वक्ता है पवित्रा मार्गरेटा, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे जगह देने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ उनको असम की राजनीति में उतार रही है। सबसे पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि असम में जो गौरव गोगोई है उनके प्रभाव को बीजेपी यहाँ पे कम करना चाहती है। और गौरव गोगोई और पवित्रा मार्गरेटा में एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात यह है कि दोनों अहोम समुदाय से आती हैं। और अहोम समुदाय वो समुदाय है जो कि असम की राजनीति में अच्छी खासी भूमिका अदा करता है। और ऐसे में अहोम समुदाय की मदद से जोरहाट से चुनाव भी जीते थे गोगोई। अब मार्गरेटा को भाजपा के अहोम चेहरे के रूप में पेश करना चाहती है बीजेपी। ऐसे में जो पूर्व सांस्कृतिक कार्यकर्ता और अच्छे वक्ता है पवित्रा मार्गरेटा, उनको यहाँ पे जगह देने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है।